लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे दो अनजाने कपल्स बस से कैलिफोर्निया पहुंचे थे, लेकिन जिनके घर जाना था काफी चलने के बाद भी रास्ता नहीं मिला तो दोनों रोड के किनारे बैठ गए। ये कपल्स थे पीहू और रुशांग। ये दोनों अजनबी थे, एग्रीमेंट की नकली शादी करके अमेरिका गए थे। पीहू ने अपना बैग खोला और शॉल निकाल के पूरी तरह खुद को ढक लिया, लेकिन जब उसकी नजर कांपते हुए रुशांग पे पड़ी, अपनी शॉल रुशांग को देते हुए बोली, लेडीज है लेकिन तुम्हारे ठंड कम करने में मदद करेगी। रुशांग ने मुस्कुरा के शॉल लेके थैंक यू कहा, फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? पीहू ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ बन तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया है। अभी बस के टिकट के पैसे तुम पे उधार हैं। तो रुशांग ने हंस के पूछा, क्या तुम पहले से ही ऐसी हो? पीहू कुछ कहती, इतने में एक कार आके रुकी और उसमें से एक 40-50 साल के शख्स ने आवाज देके पूछा, क्या तुम्हारा नाम पीहू है? पीहू ने घबरा के कहा, जी हाँ। फिर उन्होंने पूछा, और क्या ये लड़का रुशांग है? रुशांग की भी हामी भरने के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, दोनों कार में बैठो। रुशांग और पीहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे तो पाजी बोले, दिनेश भाई ने भेजा है। तब दोनों ने सुकून की सांस ली और कार में जाके बैठ गए। सारे रास्ते पाजी चुपचाप अपनी कार ड्राइव करते रहे, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। दोनों से चेहरे से भी काफी गुस्से वाले नजर आ रहे थे। करीब 30 से 40 मिनट कार चलने के बाद पाजी का घर आया। पाजी की पत्नी रज्जो आंटी पहले से ही गेट पे खड़ी सबका इंतजार कर रही थी। बड़े ही प्यार से उन्होंने पीहू और रुशांग का स्वागत किया। पाजी ने दोनों से कहा कि हम तुम दोनों को 3 दिन मुफ्त में रहने के लिए कमरा दे रहे हैं। 3 दिन के बाद तुम लोगों का किराया शुरू हो जाएगा। अगर तुम लोगों को वो कमरे में रहना हो तो वैसे तो यहाँ घर का किराया काफी ज्यादा होता है, लेकिन हम तुमसे सिर्फ $150 लेंगे। वो जो सामने कमरा दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रुशांग ने कहा, लेकिन वो तो गैरेज जैसे दिख रहा है अंकल जी। पाजी ने जवाब दिया, गैरेज ही था कुछ साल पहले, अब वो बंद पड़ा है। और हाँ, अगर उसमें रहना है तो सफाई भी तुम दोनों को ही करनी पड़ेगी। फिर रज्जो आंटी दोनों को अंदर ले गई और दोनों को एक कमरा दिया रात गुजारने के लिए। दोनों काफी थके हुए थे। अगले दिन काफी देर से कमरे से बाहर आए तो पाजी बोले, 12 बज गए हैं साहब जी, नाश्ता तो अब मिलने से रहा, 1 घंटे के बाद लंच मिलेगा, अगर वक्त पे आ गए तो, नहीं तो डिनर पे मुलाकात होगी। पीहू और रुशांग ने सोचा गैरेज की सफाई करना जरूरी है, इसीलिए दोनों ने मिलके सारा दिन अपने रहने का इंतजाम किया। गैरेज की इस तरह सफाई की जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को नहलाया हो। शादी तो झूठी थी दोनों की, रिश्ता भी कुछ नहीं था, फिर भी दोनों एक दूसरे की इस तरह मदद कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। पीहू मॉल में और रुशांग एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों को एक दूसरे की आदत सी होने लगी थी। मॉल से रेस्टोरेंट की दूरी काफी लंबी थी, इसीलिए पीहू को आने में कुछ देरी होती थी और रुशांग उसके आने तक गेट पे ही खड़ा उसका इंतजार किया करता था। कई बार वो उसके मॉल भी चला जाया करता था उसे लेने। दोनों कैलिफोर्निया की शाम भी अक्सर घूमने में गुजारा करते थे। ये दोनों एक दूसरे से रूठते और मनाया भी करते थे। ऐसे ही एक दिन ये दोनों संडे की छुट्टी बिताने शाम के वक्त घूमने गए थे। तब रुशांग के पर्स में पीहू ने एक लड़की का फोटो देखा तो उससे पूछ बैठी उस लड़की के बारे में। तब रुशांग ने बताया कि इसका नाम शीना है और इसको पाने के लिए ही वो वहाँ तक का सफर तय करके आया है। वो उससे बेपनाह प्यार करता है, लेकिन शीना ने उसका प्यार कबूल करने की शर्त रखी है कि जब तक वो गाड़ी और बड़े से घर का इंतजाम नहीं कर लेता, वो भी खुद के कमाए हुए पैसे से, तब तक वो उसका प्यार कबूल नहीं करेगी। पीहू ने उसकी बात सुन के कहा, ये कैसा प्यार हुआ भला, ये तो सौदा हुआ ना। रुशांग ने जवाब दिया, जो भी हो मुझे वही चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, और हम बचपन से एक ही स्कूल में थे, फिर कॉलेज भी हमने साथ ही खत्म किया। पीहू ने कहा, तुम्हारी लाइफ है, जैसे चाहो जियो दोस्त। फिर रुशांग ने पीहू से पूछा, क्या तुम्हारी कोई खास वजह है यहाँ तक आने की? पीहू ने बताया, मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं और मेरे परिवार और खुद को आजाद करवाना है। मेरे पापा की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान हुआ करती थी जो कि उन्होंने किराए पे ले रखी थी, जिसमें पापा अनुपापा नाम की एक औरत से होलसेल में कपड़े लिया करते थे और वो उधार पे माल दिया करती थी। लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के कारण दुकान में आग लग गई थी और सारी की सारी दुकान जल के खाक हो गई थी और पापा कर्ज में डूब गए
अनुपमा का कर्ज नहीं दे पाए तो उसने मुझे अपने घर नौकरानी बना लिया। रात दिन काम करवाती थी मुझसे और उसका बेटा बहुत ही बुरा था। मुझे आते जाते परेशान किया करता था, मुझ पे बुरी नजर भी डालता था। इसीलिए दिनेश चाचा की मदद से मैं चोरी से भाग आई यहाँ। दोनों एक दूसरे से अपना अपना दुख बांट रहे थे। दिलों के रिश्ते मजबूत हो रहे थे। कुछ वक्त का साथ समझ के ये दोनों दोस्ती निभा रहे थे, लेकिन इस बात से दोनों ही अनजान थे कि सुख दुख बांटना भी मोहब्बत की निशानी होती है। कई बार रुशांक पीहू में खोने भी लगता था। उसकी सादगी, उसका फिक्र करना, अपनी जॉब के साथ घर का भी पूरा ख्याल रखना, ये सब बातों से वो और भी पीहू के करीब होने लगा था। एक दिन रुशांक ने देखा पीहू को एक इंडियन लड़का जिसका नाम सैमी था, वो उसे गेट तक छोड़ने आया। पीहू ने उसे रुशांक से इंट्रोड्यूस भी किया था, लेकिन न जाने क्यों रुशांक को पीहू और सैमी का साथ अच्छा नहीं लगा। पीहू ने जब सिर्फ रुशांक का खाना परोसा तब उसे पता चला कि वो सैमी के साथ हैवी नाश्ता करके आई है। रुशांक के बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो पीहू को बोल बैठा, दूरी रखना अपने नए दोस्त से, किसी का भरोसा नहीं है आजकल। वैसे भी एग्रीमेंट में साफ लिखा है दिनेश चाचा ने, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। पीहू ने कहा, ओ मिस्टर जल रहे हो क्या? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ और मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। और ये भी मत भूलो तुम मेरे नकली पति हो, ज्यादा हक मत जताओ। पीहू ने सच में सैमी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगी थी और वो उसके साथ मॉल में ही काम करता था, इसीलिए ज्यादा वक्त उसी के साथ उसका बीतता था। एक दिन सैमी ने पीहू से पूछा, क्या वाकई में रुशांक तुम्हारा असली पति है या और लोगों की तरह तुम लोगों ने भी नकली झूठी एग्रीमेंट की शादी करके यूएसए का सफर तय किया है? तब पीहू ने उसे बताया कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, उसे कुछ पैसे कमाने थे, अपना कर्ज उतारना था और रुशांक को भी पैसे कमाने की जरूरत थी। इसीलिए दिनेश अंकल ने उन दोनों की नकली एग्रीमेंट शादी करवाई और उन दोनों को यहाँ तक भेज दिया। पीहू सैमी को अपना दोस्त समझ के अपने दिल की हकीकत बता रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि सैमी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वो उसे पहचानने में असफल थी कि सैमी उसे एक गंदा रिश्ता बनाना चाहता है, वो उसे आवारगी की चाहत रखता है। यूं ही और कुछ दिन बीत गए। एक दिन पीहू ने मॉल से रुशांक को फोन करके कहा कि प्लीज यहाँ आ जाओ, प्लीज हेल्प मी। उसकी आवाज दर्द भरी थी, जिसे सुन के रुशांक ने तुरंत अपने काम से छुट्टी ली और पीहू के पास पहुंचा। वहाँ उसने देखा पीहू बुरी तरह रो रही थी और रुशांक को देख के उसके पास दौड़ के आई और बोली, मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कोई नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता मेरे पर्स में वो कीमती परफ्यूम बोतल कैसे आ गई। रुशांक को पीहू पे भरोसा था कि वो चोरी कभी नहीं कर सकती। मॉल के एग्जीक्यूटिव्स रूल के हिसाब से पीहू को पुलिस को सौंपने की बात कर रहे थे, जिससे पीहू के नाम पे धब्बा लग जाता और शायद जल्दी उसे कोई काम देने को तैयार नहीं होता। रुशांक को पीहू के आंसू तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने सबसे रिक्वेस्ट की, एक बार सीसीटीवी के क्लिप्स को फिर से चेक करना चाहिए। उसके कहने पे वो सारी क्लिप्स फिर से देखी गई, जिसमें ऐसा नजर आया कि पीहू ने अपने स्कार्फ को अपने हाथ पे बांध के वो कीमती परफ्यूम बोतल, जिसकी कीमत $500 थी, उसे उठाई। और दूसरी क्लिप में, जो कि कैंटीन में लंच ब्रेक के वक्त की थी, उसमें पीहू ने उस परफ्यूम बोतल को अपने पर्स में डाला। स्कार्फ भी वही था जो पीहू ने उस दिन पहन रखा था। कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक रुशांक सैमी के पास गया और एक फाइट उसके चेहरे पे लगा दिया। फिर उसने और भी लात और घूंसों से उसकी पिटाई की। सैमी ने भी बराबर अपने बचाव में मुक्कों का जवाब दिया, लेकिन फिर सबने दोनों को रोक लिया। तब रुशांक ने कहा कि प्लीज क्लिप नंबर 2 फिर से प्ले करें। उसमें जूम करके देखने पे उस कार से बंधे हाथ में से चमकती सिल्वर अंगूठी नजर आई, जिस पे एस लिखा था। लेकिन सैमी के हाथ को चेक करने पे वो अंगूठी उसकी उंगलियों पे नहीं मिली। तो पीहू और उसके साथ काम करने वाले लोगों ने कहा कि सबने वो अंगूठी उसकी उंगली पे देखी है। सबके कहने पे जब उसके बैग और उसकी तलाशी ली गई तो वो अंगूठी उसके जूते में मिली, जो कि उसने उसी वक्त क्लिप देखने के बाद डाली थी। फिर उसने अपना गुनाह कबूल किया कि वो पीहू को काफी वक्त से पसंद करने लगा था, लेकिन पीहू ने हर बार उसके प्यार को ठुकराया था और उसे थप्पड़ भी मारा था। इसीलिए अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया था। ये सब होने के बाद रुशांक ने बिल्कुल ही पीहू से बात करना छोड़ दिया था। पीहू के समझ ही नहीं आ रहा था कि रुशांक उसकी मदद करने के बाद क्यों ऐसे खफा है। ना तो वो उससे बात कर रहा था, ना ही वो घर पे खाना खा रहा था। पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसीलिए पीहू ने जबरदस्ती कहा कि उसे वजह तो बतानी पड़ेगी इस तरह बात ना करने की।
बस ये पूछना था और रुशांक का पारा आसमान छूने लगा। उसने अपने पास रखे टेबल को अपने हाथ से फेंक दिया और कहा, चली जाओ, नहीं तो तुम पे मेरा हाथ उठ जाएगा। पीहू ने कहा, ठीक है, मुझे मारने से ही तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता है तो प्लीज ठंडा कर दो अपना गुस्सा, लेकिन नाराजगी की वजह तो बताओ। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतना नाराज हो? वजह तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। तो रुशांक ने कहा, तुम्हें सैमी ने इतनी बार प्रपोज किया, जरूर कुछ गलत भी किया होगा, तभी तुमने उसे थप्पड़ मारा होगा, लेकिन तुमने मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं समझी। तुम मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं हो। जब मैं तुम्हारा दोस्त हुई नहीं तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? पीहू ने कहा, मैं बहुत बुरी तरह डरी हुई थी और दोस्ती के नाम पे जो सैमी ने मेरे साथ किया उस बात से मैं दुखी भी बहुत थी। फिर उसने रुशांक का हाथ पकड़ के सॉरी कहा और बोली, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो शायद आज मेरे साथ ये सब ना होता। उसके बहते आंसू और चेहरे की मासूमियत देख के रुशांक का गुस्सा एकदम पानी हो गया था। उस रात रुशांक को ये सवाल सारी रात सताता रहा। आखिर सैमी का पीहू को पसंद करना, उसे छूना, उसे प्रपोज करना क्यों पसंद नहीं आया? क्यों पीहू का उसके सिवा किसी और को दोस्त बनाना खटक रहा था? उधर पीहू भी सारी रात रुशांक के बारे में सोचती रही। उसे ये सोच के खुशी हो रही थी कि नकली ही सही, लेकिन रुशांक ने सबके सामने असली पति की तरह उसे उस झूठे इल्जाम से बचाया है। वो मन ही मन उसे चाहने लगी है, इस बात का उसे एहसास होने लगा था। ऐसे ही दोनों अनजाने एक दूसरे के साथ से खुश रहने लगे थे। फिर एक दिन दिनेश अंकल ने पाजी को फोन करके बताया कि पीहू के पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। जब पीहू को ये बात पता चली तो उसने रुशांक के घर आने का भी इंतजार नहीं किया और जैसे तैसे टिकट का इंतजाम करके इंडिया आ गई। वहाँ रुशांक जब घर आया तब पाजी ने सारी बात उसे बताई। उसे बहुत अफसोस हुआ कि वो पीहू से बात भी नहीं कर पाया। पीहू के जाने के बाद वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। उसे बार बार पीहू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे पीहू का छोटी छोटी बात पे लड़ना याद आ रहा था। वो ज्यादा दिन रह नहीं पाया और इंडिया लौट गया। वहाँ जाने के बाद वो सबसे पहले दिनेश अंकल के ऑफिस गया, जहाँ उनके असिस्टेंट थे और दूसरे वर्कर्स थे।